Good morning, students. I'm Dr. Anshu Sanna. Welcome back to my channel, Anushka Classes. The topic of today's discussion is simplex method of linear programming. स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर सीरीज में सिंप्लेक्स मेथड का मैक्सिमाइजेशन केस डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मेरी जो वीडियो सीरीज़ हैं लीनियर प्रोग्रामिंग पर, उस पर मैंने आपके साथ फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड और ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया था। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड में क्या डिफरेंस होता है और क्यों हम सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राफिकल मेथड है वो दो वेरिएबल्स के लिए, अगर जब आपके दो वेरिएबल्स हों एक्स एंड वाई, तब आपके लिए सबसे सूटेबल मेथड जो होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है कि आप ग्राफ फाइंड आउट करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हो और लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड प्रॉब्लम जो भी आपको दे रखी होगी उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन जब दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं उस केस में हम सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे कि मैम 3 वेरिएबल्स में भी हम ग्राफिकल मेथड लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड अगर हम 3 वेरिएबल्स में लगाते हैं तो उस केस में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जिसके बाद आपको उसकी वैल्यू मिलती है और वो एडजस्टमेंट्स थोड़े मुश्किल से होते हैं। जबकि वहीं अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल दे रखे हों और अगर आप सिंप्लेक्स मेथड फॉलो करते हैं प्रोसीजर, तो उससे आपका ईजिली ऑप्टिमल सॉल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का निकल जाता है। तो आइए आज की हम अपनी इस वीडियो सीरीज में सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज के इस लेक्चर के अंदर आपको सिंप्लेक्स मेथड का जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी उसका फॉर्मुलेशन प्लस उसकी फर्स्ट टेबल में एंट्री इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बाकी 3 टेबल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़, आपको सिंप्लेक्स मेथड के अगर नोट्स चाहिए होंगे तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां जाकर मेरे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि सिंप्लेक्स मेथड जो होता है वो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है that the optimal solution to a linear programming problem, if it exists, always occurs at one of the corner points of the feasible solution space। मतलब कि जो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन आप निकालेंगे उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उस पर हमेशा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। अब इसमें कुछ टर्म्स एसोसिएटेड हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की, और ये सारी टर्म्स आपको हम क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि स्लैक वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सरप्लस वेरिएबल्स क्या होते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस क्या हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल, जेड जे रो, सी जे माइनस जेड जे, पाइवेट कॉलम क्या होता है, पाइवेट रो क्या होती है, पाइवेट नंबर्स क्या होते हैं, ये सब आपको मेरे नोट्स में तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लेक्स मेथड का। देखिए, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, XYZ फर्म मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 2 प्रोडक्ट्स अल्फा एंड बीटा। 2 प्रोडक्ट सेल करती है अल्फा एंड बीटा। Each unit of alpha requires 1 hour of machining and 2 hours of skilled labor, whereas each unit of beta uses 2 hours of machining and 1 hour of labor. For the coming months, the machine capacity is limited to 720 machine hours and the skilled labor is limited to 780 hours. Not more than 320 units of alpha can be sold in the market during a month. अब आपने निकालना है, डेवलप अ सुटेबल मॉडल दैट विल एनेबल डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स। सेकेंड पॉइंट, डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स एंड द मैक्सिमम contribution. Unit contribution from alpha is ₹6 and from beta is ₹4. What will be the incremental contribution per unit of machine hour, per unit of labor, per unit of alpha saleable? तो सबसे पहले ये आई नो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सिंप्लेक्स मेथड बहुत ही टफ मेथड है। देखिए, सिंप्लेक्स मेथड नो डाउट अबाउट इट, देखिए सिंप्लेक्स टफ नहीं है, बट मैं सिंप्लेक्स को ये कहूँगी कि बहुत ही लेंदी मेथड है बट सिंपल मेथड है। मैं आपको कोशिश करूँगी इसे बहुत सिंपल वे में समझाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन दे रखा है, जिन्होंने मेरे फॉर्मुलेशन के लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी है प्लीज़ आप पीछे जाइए,
मेरे लेक्चर सीरीज़ को ओपन कीजिए जिसमें फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी मैंने समझा रखा है। उसमें मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे रखा है, टेबुलर फॉर्म में आप किस तरीके से चीज़ों को लिख कर उसका फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझाया है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, 2 यूनिट्स की बात हो रही है, अल्फ़ा एंड बीटा, और हम मशीनिंग और स्किल लेबर की बात कर रहे हैं कि अल्फ़ा को बनाने में 1 आवर लगते हैं और 2 आवर्स ऑफ स्किल लेबर लगते हैं, जबकि बीटा को 2 आवर्स मशीनिंग में लगते हैं, 1 आवर ऑफ स्किल लेबर में लगते हैं। तो सबसे पहले इसका देखिए फॉर्मुलेशन क्या होगा। फॉर्मुलेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखना होता है कि हमें निकालना क्या है, मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज हमेशा प्रॉफिट होता है, मिनिमाइज हमेशा कॉस्ट होती है। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपने निकालना है व्हाट विल बी द इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। इधर आपसे पूछा है डेवलप अ सुटेबल मॉडल दैट विल एनेबल डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट पूछा है डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स एंड द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको मैक्सिमाइजेशन निकालना है। तो आप लिखेंगे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है अल्फा का 6 एंड फ्रॉम बीटा इज ₹4। तो आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स आपके क्या दे रखे हैं, देखिए कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए अल्फा और बीटा, इसकी हम बात कर रहे हैं, मशीनिंग और स्किल लेबर की हम बात कर रहे हैं। तो अल्फ़ा में आपको बताया है 1 आवर ऑफ मशीनिंग एंड 2 आवर्स ऑफ स्किल लेबर, और बीटा में बताया है 2 आवर्स ऑफ मशीनिंग एंड 1 आवर ऑफ लेबर। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो आवर्स अवेलेबल हैं वो बता रखे हैं आपको कि 720 मशीन आवर्स हैं मैक्सिमम, और इसके हैं 780 स्किल लेबर के अवेलेबल हैं, ठीक है। तो और यूनिट कंट्रीब्यूशन बता रखा है आपको, इधर 6 बता रखा है अल्फा का और बीटा का बता रखा है 4। तो आप सबसे पहले देखिए कॉन्स्ट्रेंट आपके क्या हो जाएंगे, इसका कॉन्स्ट्रेंट हो गया x1, भाई अल्फा और बीटा 2 प्रोडक्ट्स है तो यानी 2 डिसीजन वेरिएबल्स हो गए, xy या x1 x2। तो x1 प्लस 2x2 इज, आप कैसे लिखेंगे इसके कॉन्स्टेंट को, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 720, मतलब मैक्सिमम 720 आवर्स अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब हो गया नॉट मोर देन 720, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू। दूसरा कॉन्स्टेंट आपका क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 780। और एक आपको और लाइन दे रखी है क्वेश्चन में, नॉट मोर देन 320 यूनिट्स ऑफ अल्फा कैन बी सोल्ड इन द मार्केट ड्यूरिंग अ मंथ, तो x1 इज लेस देन इक्वल्स टू 320। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपके सारे कौन से हो गए, कॉन्स्ट्रेंट हो गए। और लास्ट में आपके जो कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे उसमें आप कैसे लिखते हैं कि जो भी आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स हो गए। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, कन्वर्टिंग द कॉन्स्ट्रेंट्स टू इक्वेशन। आपने कॉन्स्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो आप स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, हम कॉन्स्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हमारा केस, हमारी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है। देखिए जब साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल्स टू की होती है तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लेस देन इक्वल्स टू को इक्वल्स टू में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे स्लैक वेरिएबल्स होते हैं अनयूज्ड रिसोर्सेज। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, हम इसको ये कह सकते हैं कि अल्फा यूनिट बनाने में अगर 1 आवर लगते हैं और बीटा यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगते हैं, तो या तो ये दोनों मिलके 720 के बराबर हो, है ना, और अगर ये दोनों मिलके 720 के बराबर नहीं होते तो हम इसमें कोई एक आइडियल रिसोर्स ऐड करते हैं जो कुछ नहीं कर रहा है, वो तीनों मिला के 720 के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए मैंने इसमें किया लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी थी तो मैंने उसको इक्वल्स टू में कन्वर्ट करने के लिए स्लैक वेरिएबल को ऐड किया। स्लैक वेरिएबल मेरा अनयूज्ड रिसोर्सेज होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं अगर 1 आवर लगता है हमें अल्फा बनाने में और 2 आवर लगता है हमें बीटा बनाने में, तो और इसके साथ अगर S1 एक अनयूज्ड रिसोर्स है, कुछ जिसने कुछ काम नहीं किया है, आइडल टाइम है, तो या ये तीनों मिला के
हमारा 720 के बराबर हो रहा है। ऐसे ही मैं ये कहूँगी कि 2x1 प्लस x2 प्लस s2, मैंने एक और अनयूज रिसोर्स ऐड किया, तो उसको ऐड करने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी मेरी इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वल्स टू 780। तो कहने का मतलब हुआ, या तो स्टूडेंट्स मतलब हुआ कि ये दोनों मिलके 720 के बराबर होने चाहिए थे, और ये दोनों अगर मिलके 720 के बराबर नहीं होते तो इसमें कुछ अनयूज्ड रिसोर्स था जिसने हमने कुछ काम नहीं किया, उसको हमने ऐड किया और वो तीनों मिलके 720 के बराबर हुए। तो स्लैक वेरिएबल्स हमेशा लेस देन इक्वल्स टू के जब कॉन्स्टेंट्स दे रखे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपके ऐड होंगे, और उसको ऐड करने के बाद आपके लेस देन इक्वल्स टू की जो कॉन्स्टेंट होगा वो इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमने थर्ड कॉन्स्टेंट में भी x1 प्लस s3 ऐड किया, 320 के बराबर हो गया। और लास्ट में आपके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो आपके ग्रेटर देन इक्वल्स टू के 0 आप लिख देंगे, यानी कि ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। अब आप एक चीज और देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे तीनों स्लैक वेरिएबल्स अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं, यानी आइडल टाइम है, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो जब ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2 पहले ही था हमारा, प्लस ये जो तीनों स्लैक वेरिएबल्स हमारे ऐड हुए इनके कंट्रीब्यूशन हमने ऐड कर दिए, 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। तो इस तरीके से हमने अपनी मैक्सिमाइज z की वैल्यू लिख दी। अब आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप होगा सेटअप द इनिशियल सॉल्यूशन। तो अब स्टूडेंट्स आप इसमें एक चीज देखिए, हम जब भी अपनी सर्च स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा कैसे स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा अपनी सर्च स्टार्ट करेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कभी भी कि हमारे जो वैल्यूज हैं डिसीजन वेरिएबल्स हैं, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि x1 की वैल्यू को हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, x2 की वैल्यू को हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम हमेशा जब अपनी सर्च स्टार्ट करेंगे तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, हम ये ज्यूम करके चलेंगे कि हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कोई अल्फा प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कुछ बीटा प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो जब हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो x1 और x2 की वैल्यू 0 हो गई। तो जब x1 और x2 की वैल्यू 0 हमने पुटअप की तो हमें स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई, s1 की 720, s2 की 780 और s3 की 320। अब स्टूडेंट्स हम सिंप्लेक्स टेबल के अंदर हमारी जो फर्स्ट टेबल है उसमें हम एंट्री कैसे फिलअप करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक फॉर्मेट है, ये आपको याद करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे CB, ये यानी कि कंट्रीब्यूशन बता रहा है, बेसिक वेरिएबल्स B, सॉल्यूशन वैल्यूज B इज इक्वल टू XB। यहाँ पर आपके सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, वेरिएबल्स आ जाएंगे x1, x2, s1, s2 और s3, और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप ऊपर CJ में लिखेंगे। यानी देखो x1 का कोफिशिएंट क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, 6x1, तो यानी कि 6 इसका कोफिशिएंट है वो यहाँ पर आ गया। x2 का कोफिशिएंट क्या था 4, वो आपने यहाँ पर लिख लिया। s1, s2, s3 के कोफिशिएंट्स क्या थे 0, 0, 0, वो आपने यहाँ पर लिख दिए। तो ये बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। अब आपने क्या करना है, x1 के जो कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर कोफिशिएंट दे रखे थे, ये देखिए 1, 2, 1, वो आपने यहाँ पर एंट्री कर दी 1, 2, 1। ऐसे ही x2 के 2, 1, 0, 2, 1, 0। s1 का देखिए पहले उसमें 1 है, s2, s3 0 है, तो 1, 0, 0। नेक्स्ट उसमें s1 का 0 है, s2 का 1 है, s3 का 0 है, तो 0, 1, 0, इसी तरीके से 0, 0, 1, ये आपने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या करेंगे, s1, s2, s3 जो आपने इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप किया है उनकी वैल्यूज को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, zj आप कैसे निकालेंगे, zj आप निकालेंगे, देखिए 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 0, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है वो zj निकल जाएगा। और zj बेसिकली है क्या, देखो, the numbers in this row under each variable represents the total contribution of outgoing profit when one unit of non-basic variable is introduced into the basic in place of a basic variable। तो बेसिकली ये zj क्या है, ये आपका outgoing profit है। अब आप cj माइनस zj कैसे निकालेंगे, cj माइनस zj यानी cj माइनस zj, तो आप कैसे निकालेंगे, देखो 6 minus 0 is equal to 6, 4 minus 0 is equal to 4,
0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। CJ माइनस ZJ आपका क्या है? ये नेट इवेल्युएशन और इंडेक्स रो होता है। द रो कंटेनिंग द नेट प्रॉफिट दैट विल रिड्यूस result from introducing one unit of variable indicated in that column in the solution। तो बेसिकली ये नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है आपका। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये एक बेसिक फॉर्मेट है जिसमें आपने सिंप्लेक्स टेबल की फर्स्ट टेबल की एंट्री करनी है। अब मैं आपको नेक्स्ट सीरीज के अंदर सेकंड और थर्ड और फोर्थ टेबल, जितनी भी टेबल्स इसके बाद बनती हैं जब तक कि हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलता, वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।